नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पल्लव डायनेस्टी या पल्लव साम्राज्य। देखिए, ये साउथ इंडिया या दक्षिण भारत के जो भी राज्य हुए हैं एंशिएंट पीरियड में, उनके कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनके विषय में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पल्लव राज्य, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो इनके क्रम में जो पहला है राज्य वो है पल्लव राज्य। आज इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो पल्लव राज्य होता है या पल्लव जो एम्पायर है वो बेसिकली संगम एज के बाद स्टार्ट होता है। संगम एज के बाद एक एज और आता है, वो या एक एम्परर और होते हैं, वो होते हैं कालाभृस। ये करीब 250 साल तक साउथ इंडिया में इनका राज्य रहता है। उसके बाद जो होता है, पल्लव जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। जो पल्लव जो स्टेट है वो अपना एस्टेब्लिश करते हैं टुंडाई मंडलम। टुंडाई मंडलम में ये अपने राज्य को स्थापित करते हैं और इनकी जो राजधानी होती है वो होती है कांची। तो कांची को राजधानी बनाकर ये टुंडाई मंडलम से अपने राज्य को स्थापित करते हैं। तो जो पल्लव होते हैं ये फेडरेटरी होते हैं सत्यवाहन डायनेस्टी के। मैंने इससे पहले चर्चा किया था सत्यवाहन डायनेस्टी, या सत्यवाहन को हम लोग आंध्र साम्राज्य भी कहते हैं। तो उनके ये फेडरल होते हैं, मतलब अगर आंध्र राज्य बहुत एक ये राज्य है तो उसमें बहुत सारे प्रोविंसेस या एक साम्राज्य में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होते हैं। तो उनमें से ही एक राज्य जो होता है वो पल्लव होते हैं, जो कि अपना शासन कर रहे होते हैं। और सत्यवाहन डायनेस्टी या सत्यवाहन साम्राज्य के पतन के बाद ये जो होते हैं ये फ्री हो जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट रूलर हो जाते हैं और ये अपने राज्य को स्थापित करते हैं और धीरे धीरे ये अपने राज्य का विस्तार भी करते हैं। इससे पल्लव साम्राज्य का स्थापना होती है इस प्रकार। तो आइए इनका देख लेते हैं कि क्या पीरियड होता है इनका। तो अगर मैं पल्लव साम्राज्य की बात करूं तो ये 250 एडी से लेके 1000 एडी, करीब 750 साल का एक शासन है, जो कि तो 750 साल में बहुत सारे इनके रूलर होते हैं। तो हर रूलर के विषय में डिस्कस करना यहाँ पे या इस प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं है। तो आज हम सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे या उन्हें डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा के बिंदु से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जिनमें प्रश्न डायरेक्टली आता है। तो मैं बात कर लूँ सब जो इनके जो 3 प्रोमिनेंट रूलर हैं। जैसे पहले हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, फिर नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। तो आइए स्टार्ट करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम से। तो जो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम होते हैं ये चालुक्य, इनकी युद्ध होती है चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम से। और ये जो है वो जो वॉर है उसे हार जाते हैं और इनके हाथों से इनका जो कांची हार जाते हैं। तो फिर जो कांची जो इनकी राजधानी होती है उसे पुलकेशिन प्रथम जो होता है वो पूरी तरह से तहस नहस तबाह कर देता है और बहुत सारा जो रीजन है इनका वो उसके पास चला जाता है चालुक्य राज्य में। उसके बाद इनकी बात करें तो ये जैन धर्म का अनुसरण करने वाले होते हैं, लेकिन अपने अंतिम समय में ये शिव भक्त या शिव धर्म को मानने लगते हैं। ठीक है, तो फिर जो सेकेंड एम्पायर है या जो इम्पोर्टेंट है वो है नरसिम्हा वर्मन प्रथम। देखिए जो नरसिम्हा वर्मन प्रथम हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो थे ये चालुक्य जो एम्परर होते हैं उनको उनसे युद्ध करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। अब ये जो चालुक्य की जो राजधानी होती है वतापी, ये उसका अपने जो इससे पहले जो इनके राज्य को इन्होंने वो किया था, डिस्ट्रॉय किया था, उसका बदला लेते हैं चालुक्य से। कांची को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ये उनकी राजधानी वतापी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपना जो भी खोया हुआ टेरिटरी था उसको दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। ह्यूंग सांग जो कि हर्षवर्धन के पीरियड में नॉर्थ इंडिया में होते हैं, वो इनके पीरियड में इनके एम्पायर में घूमते हैं और इनकी प्रॉस्पेरिटी वगैरह को भी वो देखते हैं। आइए तीसरे जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं उनकी बात कर लेते हैं, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। देखिए जो इनका पीरियड होता है वो बहुत पीसफुल पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा वॉर नहीं होता है, किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, इनका जो मेन एम्फेसिस होता है या जो इनका विशेष बल होता है वो कल्चरल एजुकेशनल डेवलपमेंट पे होता है। तो ये जो कार्य करते हैं वो मुख्यतः सांस्कृतिक और शैक्षिक जो विकास होता है उस पर ज़्यादा ये बल देते हैं या उस पर ज़्यादा कार्य करते हैं। फिर हम जो पल्लव के जो आखिरी रूलर होते हैं या अंतिम शासक
उनकी बात करें तो वो होते हैं अपराजित। तो जो आखिरी शासक है उनका नाम है अपराजित, ये इसलिए इन्हें याद करने की या इनका नाम याद रखने की ज़रूरत है। अपराजित को आदित्य वन, जो अपराजित होते हैं आखिरी शासक, उनको आदित्य वन जो है हरा देते हैं, और जो पल्लव वंश है उनका इसी के साथ अपराजित के हारने से ये पल्लव वंश की समाप्ति हो जाती है। तो आइए इनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं या इनके जो प्रशासन है वो उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। तो जो देखिए पल्लव के अगर हम प्रशासन की बात करें तो ये जो है ये वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका जो सबकी भूमिका है या सबका जो कार्य है वो बटा हुआ है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कहीं पे वो देखने को मिल रहा हो, सबका कार्य अपना निर्धारित था। दूसरी बात करूं कि इनका जो राज्य होता है ये राज्य को कोटम में, ये प्रोविंसेस मतलब कोटम में बांट देते हैं। तो ये जो प्रोविंसेस है उसका इन्होंने कोटम कहा है। और जो किंग होता है वो सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीन्स कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे किंग को, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर है वो किंग है। जो आर्मी होती है इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती है, आर्मी के ट्रेनिंग पे ये लोग बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। दूसरा ये मंदिरों को दान देने में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बिलीव करते हैं। तो लैंड वॉज ग्रांटेड फ्री टू टेम्पल, मतलब जो भी फ्री लैंड है या जो भूमि है वो मंदिरों को दान में देते थे, और उसे ये लोग कहते थे देवदान। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देवदान ये इसे कहते थे जो मंदिरों को ये दान देते थे। अगर लैंड अगर ये किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं तो उसे कहते थे ब्राह्मण दान। और जो इनका जो मेन सोर्स था इनकम का वो था लैंड टैक्स। लैंड टैक्स मीन्स कि अगर एग्रीकल्चर कृषि जो है उसका कुछ प्रोड्यूस होगा उसका एक हिस्सा 1/4 ये अपना एक टैक्स लेते थे। तो इसको कृषि को मजबूत करने के लिए इन्होंने इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, कैनाल्स वगैरह का भी इन्होंने काफ़ी विकास किया था। तो गवर्नमेंट अरेंज टू प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब सिंचाई के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था ताकि जो कृषि कार्य है वो थोड़ा सुगम बनाया जा सके। और यही कुछ विशेष बातें थी जो पल्लव साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण थी आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा राष्ट्रकूट साम्राज्य या राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और बहुत जल्दी मैं आऊँगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी को लेके। और कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जो हमारे लेटेस्ट अपडेट हैं या लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक किसी तरह पहुंचती रहें। और धन्यवाद।